ओके, आज हम बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिफ्ट फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आप लोगों को 11th में गिफ्ट फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया होगा। गिफ्ट फ्री एनर्जी हाँ क्या बताता है, कोई बताना चाहेंगे कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है? इससे पहले इंथैल्पी और एंट्रोपी आता है, ये दोनों सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, इनमें कुछ कमियां रह जाती है, जिसके बाद जो है गिफ्ट फ्री एनर्जी आता है। और गिफ्ट फ्री एनर्जी बताता है कि कौन सा रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। कहोगे सर हमारे को यहाँ से क्या लेना देना है? लेना देना, क्योंकि आपको बताना होगा कि कौन सा रिएक्शन, अगर आप उसको बाहर से एनर्जी देके काम करवा रहे हो तो यानी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, सपोज करो कि मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया, मेरा मेरा काम है मोबाइल के चार्जर के चार्ज को एब्जॉर्ब करना और 1-2 घंटे के लिए जो है मेरा मोबाइल चलाना। सपोज करो अब मेरा जो है यानी कि बैटरी खराब हो गया, मैं चार्ज से जैसे हटा तो मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, यानी कि ये तब तो मेरे लिए क्या हो गया, गिफ्ट फ्री एनर्जी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब तक आपका चार्ज है तब तक जो लाइट से जुड़ा है तब तक चल रहा है। तो यानी कि इसीलिए आपको गिफ्ट फ्री एनर्जी के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सा रिएक्शन जो है हमारे लिए बेनिफिट है, कौन सा रिएक्शन जो है हमारे लिए बेनिफिट है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कभी भी याद रखना जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। कहोगे किसका होता है? तो डेल यानी कि जो है चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस होता है। ओके ठीक है, अब कहोगे सर डेल्टा जी, ये जी तो समझ रहे हो ना, गिफ्ट फ्री एनर्जी को कहते हैं, और ये डेल जी का मतलब है चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी, यानी कि जो है फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे जो वैल्यू आती है उसी को गिफ्ट फ्री एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस वर्क डन या इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जो है हमारे पास क्या है, यानी कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जो है कितना सिस्टम वर्क कर रहा है और नेगेटिव में। ओके, अब देखो आपको यहां से मैं एक बात बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल के टर्म में अगर जो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, W/Q होता है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? नो सर। ओके, अच्छा ये W क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सिस्टम। Q क्या है? चार्ज। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे W क्या है, वर्क डन है, और कौन सा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये Q क्या है, चार्ज है। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे सुनिए, अच्छा मुझे बताओ कि मैं Q मतलब चार्ज होता है, अगर मुझे चार्ज निकालना है तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 वेरी गुड मानसी। ओके, अब देखो आपके पास चार्ज निकालना है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना, मैंने कहा कि मेरे पास कितना है, n मोल इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कितना है, n मोल। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई n को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, जितना मोल होगा। और आपको पता है कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻⁻23 होता है या +23 होता है, प्लस 23। अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिए, जब n तो यूज कर लिए, या किन्हीं में सुविधा आ रहा है। ओके अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालना है चार्ज, तो देखो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बोलिए अब 2 मोल है तो यानी कि 2 मोल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 10⁻⁻19। इसी तरीके से n होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया क्यों मैंने n लिखा?
Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। अब मैंने इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिया कि ये जो है इसकी वैल्यू होती है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 मोल के लिए। मैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। 1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power -19 कूलम, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा 96485 कूलम। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे 1.6 छूट गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अगर 1 मोल चार्ज का 1 मोल चार्ज है, ये मैंने कितना रखा था 1 मोल, तो 1 मोल चार्ज है, तो यानी कि 1 मोल चार्ज को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फराडे कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फराडे कहते हैं। यानी कि 1 मोल का अगर जो चार्ज निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि 1 फराडे कहेंगे। 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96485। इसको मैं अप्रोक्सीमेट में कितना लिख दूं, 96500 होता है। बोलिए, इनको कोई दिक्कत बताइए। इसको जो है यानी कि इतना कूलम हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, बोलिए। Yes, sir. अब मैं आगे फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहा हूं। अभी देखो मैंने क्या लिखा था, W इक्वल टू डेल V इंटू क्यू, यही तो है। यहां से मैंने क्या करा, W इक्वल टू डेल V, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या लिखा, W इक्वल टू डेल V इंटू क्यू। अच्छा मुझे बताइए, मैंने अगर जो मुझे n मोल के लिए निकालना हो तो क्यू 1 मोल के लिए तो F है, तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा। ओके, अच्छा ये जो डेल भी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग बैटरी के टर्म में इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से। बोलिए, यहां तक यानी कि जो वर्क डन होगा कोई भी सेल जो करेगा वो कितना करेगा, ई सेल NF हो जाएगा। यहाँ पे ई सेल तो आपको पता है, एन यहाँ पे जो हम यूज किसको करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लूज, या लूज लिख देता हूं, लूजर्स नहीं, और ट्रांसफर्ड। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, और f की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली कितना लेना है, 96485 एग्जैक्ट होता है, और आपको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेना है, 96500 कूलम ले लेना है। ठीक है, अच्छा डेल्टा जी की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, -w के बराबर। ठीक है, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, -w, यहां w की जगह पे -NF ई से डेल्टा जी की वैल्यू। बोलिए, ये कब निकलेगा, जब आपके पास क्या होगा, किसी भी कंडीशन पे। लेकिन मान लो कि सपोज करो कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, यानी कि डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ सेल। ये कब निकलेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और ये जो वैल्यू निकलेगी वो कब निकलेगी, गिब्स फ्री एनर्जी निकलेगी। अब देखो इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। आप लोग कभी बैंक गए होंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, निफ्ट करते हैं। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे NEEFT होता है वहां पे, लेकिन मैं याद रखने के लिए आपको कह रहा हूं कि देखिएगा NFT होता है, जिसको आप लोग निफ्ट कहते हो, हम लोग शॉर्ट में उसको नेफ्ट कहते हैं। ठीक है, NFT कर दो, यही कहते हैं ना। तो वहां पे यहां से हम लोग जो बनाएंगे, देखो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, एन से क्या हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, ई से क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, फराडे हो जाएगा। और टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। खैर आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो आपको सहारा मिल जाता है तो आपको याद रखने में आसानी होती है।
ठीक है। तो इसीलिए बस आपको क्या याद रखना है, डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, माइनस NFE0 से हो जाती है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ उसका सिग्निफिकेंस क्या है जो मैं बताना चाह रहा था। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब कहोगे सर, हाँ बोलिए बेटा, किन्हीं को कुछ डाउट है? ओके, अब देखो इसका मतलब है कि सेल आपका बढ़िया है, यानी कि आप उसको बाहर से बिना एनर्जी दिए काम करा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर जो आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो और मोबाइल को चार्ज कर जैसे हटा रहे हो तो वो वर्क करना बंद कर दे रहा है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कि वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 होगी। वो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो जिस टर्म में दिया रहेगा उस टर्म में आप इसको यूज करेंगे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर जो 0 आ जाए तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बताइए, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर आएगा, यानी कि बिल्कुल एक जब जब आपकी बैटरी डेड हो जाती है, जैसे देखना कि कभी कभार अगर जब आप अब तो खत्म हो, हाँ बोलिए शीतल। इक्वल मतलब, हाँ वही मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, जैसे मान लो अगर आप लोग पहले पुराने वाला पेंसिल अगर जब आप लोग रिमोट में या घड़ी में यूज करते होंगे, मे भी अभी ये तो आजकल सब लोग चार्जेबल वाला यूज करते हैं, तो उसमें देखिएगा कि कुछ समय के बाद ना ना तो आपका घड़ी चलेगा ना ही रिमोट चलेगा। इसका मतलब है कि ना तो इधर से आयन उधर जा रहा है ना ही उधर से आयन इधर आ रहा है। अब वो कंडीशन कैसा हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन मान लो कि आपके पास डेल्टा जी लेस देन 0 होती है, यानी कि जब ये इनिशियल कंडीशन जो बैटरी की होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, तार जोड़ो बल्ब जल जाएगा। डेल्टा जी यानी कि ऐसा केस हो जाता है जब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, जो चार्जेबल बैटरी होती है उसके अंदर बाहर से एनर्जी देते हैं फिर उसका यूज करते हैं, तो ये वाला जो केस हो जाता है कैसा हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो कैसा केस आ जाता है, इक्विलिब्रियम केस आ जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। बोलिए। नो ठीक है। सर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब कहता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल। आपको बताना है कि ये जो है कैसा सेल है, बढ़िया सेल है खराब सेल है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा समय बचाने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप कैथोड की वैल्यू को ना ज्यादा वाला लेना, जो वैल्यू ज्यादा होगी ना उसको कैथोड मान लेना बिना नहीं। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, कैथोड को आप क्या मान लेना, जिसकी वैल्यू हाई होगी उसको आप कैथोड मानना। दूसरा चीज देखना कि वो प्लस से जो है यानी कि सिंपल फॉर्म में आ रहा हो। ए जैसे मान लो कि ए प्लस से ए जा रहा हो, ए प्लस 2 से इस फॉर्म में आ रहा हो तो आप बिल्कुल इस तरह से। लेकिन आपके नीट के एग्जाम में जनरली इसी से बन जाएगा, सेकंड स्टेप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो जेई पूछता है, वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी रहती है। देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी है, Zn प्लस 2 से Zn यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू दी हुई है यानी कि क्या हो जाएगा, रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है। ओके, अब देखो यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, कैथोड को हमेशा जिसकी हाई वैल्यू होगी उसको सीधे सीधे कैथोड मानना। अब इतना तामझाम हम नहीं देखेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, 1 मिनट में क्वेश्चन बनाना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। यस हाँ, अब देखो सर। ध्यान से, आपके पास डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस निफ्ट एन ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एन ई नॉट सेल इनटू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? अपनी बुक में वैसे ऐसा लिखा हुआ होगा एन एफ ई नॉट सेल। हमें क्या दिक्कत, हमें तो याद रखने से मतलब है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा लिखा हुआ, हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एन तो आपको देख के पता लग जाएगा, मैं बता रहा हूं। आप देखना कि अगर दोनों में चार्ज सेम है तो एन की वैल्यू सीधे सीधे बोलेगा। अगर इन केस यहाँ पे सपोज करो ए पे +2 होता, बी पे +3 होता, तो देखो उसको कितने से मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाता।
इसको 2 से इसको 3 पे, तो यानी कि इसकी n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय बचे। आप चाहो तो मैं रिएक्शन से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका समय बचे एग्जाम में, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ओके, यहां से आपने ये तो सीख लिया कि n। अब यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। E नॉट ऑफ सेल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। नोड तो ऑफ ये वैल्यू जो लेना रिडक्शन पोटेंशियल की लेना, जनरली आपको रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी रहती है। तो देखो हमने क्या कहा कि यहाँ पे Zn प्लस Zn को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वैल्यू किसकी ज्यादा है, 0.34 और माइनस 0.76 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? 0.34 यानी कि 0.34 को हम लोग क्या ले लेंगे, कैथोड ले लेंगे। एनोड हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 0.76। और यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। अच्छा, अब देखिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस एन। एन आपके पास कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस या ट्रांसफर जो होगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। वेरी गुड। ई नॉट ऑफ सेल कितना निकाले, 1.1 और एफ की वैल्यू कितनी है, 96500। मैं अप्रॉक्स वाला ले रहा हूँ, 96485 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन। हाँ बोलिए हिमानी। हिमानी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ठीक है। अजय इतना लेट कैसे हो जाते हो, पूरी क्लास आपकी खत्म होने वाली है आधे घंटे की। ओके, टाइम पे आया कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मैं इसको अप्रॉक्स में ले लेता हूँ, 2.2 की जगह 2 ले लूंगा, ताकि मेरे पास जो है, वैसे तो आपको पूरा पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं इससे जो ज्यादा वैल्यू आएगी वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 0, 10, 13, 19 इसी के आसपास जो भी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि किस में लेना, जो है आपका जूल में आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो हम लोग स्टैंडर्ड वाली ही वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कितना निकालोगे बताओ, क्या कोई निकालना चाहेगा या मैं निकालूं? सर हम निकालते हैं। हाँ सर मैं ओके वेरी गुड, फटाफट से निकालिएगा। ओके चलिए मैं बनाऊं, मेरे साथ नो सर जल्दी जल्दी कीजिए। अंशिका बनाए, बना रही हूँ। हाँ बनाइए, आप पुराने स्टूडेंट हो, जल्दी से बनाइए। चलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। आप लोग एक बार ना घर पे इसको जरूर बनाना अपने से ही, और उसका देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बताइए? माइनस टू एफ हाँ क्या होता है, माइनस एन एफ नोट ई सर। नॉट ऑफ सेल हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। इसी बच्चे ने मैथ, वेरी गुड, बहुत सही, जो है आंसर भी बना दिया, ई नॉट ऑफ सेल। अब हम देखो कैथोड जिसकी वैल्यू ज्यादा है 0 की, तो यानी कि 0 माइनस प्लस यहाँ पे कर देता हूँ 0.25, तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए 2। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और एफ की वैल्यू आपको पता है 96500, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 8250 जूल आ जाएगा, और कैसा होना चाहिए, माइनस में।
अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वर्क कितना होगा तो प्लस में कर देना। अगर से आपसे पूछा जाए वर्क कितना हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत सही, सभी बच्चों का जो आंसर आ रहा है बहुत सही। चलिए, अब आपके पास मैं नस्ट इक्वेशन बताता हूँ। नस्ट इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए प्रवीण। सर माइनस क्या इंडिकेट करते हैं इसमें आंसर में? अच्छा, यहाँ पे माइनस का मतलब मैंने क्या कहा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जस्ट मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है निगेटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, और ये जीरो है यानी कि इक्विलिब्रियम है। अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो यानी कि रिएक्शन जो है ना ऑटोमेटिक हो रहा होगा। आपको जैसे बैटरी में देखना, घड़ी में लगाते हैं ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है, हम उसको कुछ भी एक्सटर्नल नहीं देते। तो यहाँ पे ये जो बैटरी बना रहे हो, बिल्कुल बढ़िया बैटरी बना रहे हो, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। लेकिन इन केस ऐसा मैं बना देता कि जहां पे ये वैल्यू जो है ना निगेटिव ना आके पॉजिटिव आ जाता, तो बैटरी हमारी खराब हो जाती है, यानी कि वो बेकार बैटरी है। यानी कि ऐसे समझो कि मान लो कि मैंने बैटरी बनाया, 10 जूल एनर्जी दिया और उससे 8 जूल एनर्जी निकल रही है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आपका पुराना मोबाइल हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि इसकी फिजिबिलिटी जो है वो अच्छी है। क्या समझ में आया प्रवीण? यस सर। ओके, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और भी कुछ डाउट है तो पूछिए प्रवीण। सर जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी सर, वो मतलब नेगेटिव होगी हमेशा वर्क डन की? डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो सर जैसा अभी आप बता रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। किन्हीं को कुछ समझ में आया हो तो बता दीजिए क्या कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर जो निगेटिव आए तो वो बैटरी बढ़िया है, यही कहने का मतलब है? सर जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी की, उससे हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी ना वर्क डन की? बिल्कुल, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। अब मैसेज कर दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ बोलिए गुंजन, सर क्या कह रहे हैं? ये हाँ, वो कह रहा है कि हमेशा जो डेल्टा जी की वैल्यू वो नेगेटिव में आएगी वर्क डन के लिए। डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। यस सर सर, वो यही ये पूछ पूछ रहे रहे हैं हैं। कि डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। जरूरी नहीं है, ये तो मैंने कहा कि हम ऐसा, वर्क डन लेकिन हाँ मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ आपको। जब ये पूछे हो तो मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे एक बार जस्ट बता देता हूँ। निगेटिव वैल्यू है तब तो सेल बनेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू तो पॉजिटिव हो सकती है लेकिन वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम ऐसा सेल नहीं बनाएंगे। सेल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम 10 जूल देके अगर हम 8 जूल एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो ऐसा सेल हम लोग जो है नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा सेल बनाने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि आप सब खुद सोचो ना कि हम 10 जूल दिए और 8 जूल 5 जूल एनर्जी निकल रहा है, तो वो सेल हम लोग कभी भी नहीं बनाएंगे। हाँ वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये तो हमारे पे डिपेंड कर रहा है कि हम खराब बैटरी बनाना चाहते हैं, मैं कंपनी ऐसा खोलना चाहता हूँ जो घाटे में लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या, हाँ यानी कि वर्क डन से अगर केस पे डिपेंड करेगा। मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तब तो बढ़िया है, तब तो वहां पे पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तब आपका जो वर्क डन क्या हो रहा है, आपने जितना एनर्जी दिया उससे कम ही एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक्चुअली क्या हुआ, हाँ बोले शीतल राव। सर मैं ये पूछ रही थी कि वैल्यू न्यूट्रल में भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल आती है, जीरो भी आती है। ऐसा सेल जब डेड हो जाता है आपके घरों में, जो यूज करने के बाद आ जाता है, तो वहां पे जीरो आ जाता है। लेकिन हम आपको बस समझाने के लिए सारी चीजें बता दिए, ठीक है। आपकी जब बैटरी खराब हो जाती है तो उसकी डेल्टा जी की वैल्यू जो है जीरो होती है। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। हुआ यूं कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन हमने वहां पे जितने भी सारे केसेस पढ़े, सारे स्टैंडर्ड केस पढ़े। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन लिया, कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया, और उसका प्रेशर 1 atm लिया। लेकिन हर जगह जरूरी है क्या ये सारी कंडीशन सेम हो? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज करो कि गाड़ी के अंदर हम अगर यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर, गाड़ी चलते चलते टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रही है। हम बैटरी के अंदर अलग अलग बैटरी के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन का यूज कर रहे हैं।
अभी जैसे मान लो पहले देखो हमारे पास जब आता था तो पहले बड़ा बड़ा बैटरा आता तो उस चीज को जितनी एनर्जी है आज। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले जो देखना मोबाइल की जो बैटरी आती थी कितनी बड़ी बैटरी आती थी, लेकिन आजकल की देखो कितनी छोटी बैटरी आने लगी है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी दे रही है। पहला के मोबाइल एक दिन चल जाता था तो बहुत है, आजकल ऐसे से 6000 10,000 mAh की जो बैटरी आती है, लेकिन उसका साइज उतना नहीं बड़ा होता। क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्रकार से उसकी कंसंट्रेशन को दे रहे हैं ताकि कि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा आयन को स्टोर कर सके। तो ये सारी कहानी पे पढ़ रही थी, तो कहा कि भाई अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन पे निकालने का तो कोई फॉर्मूला बताओ। तो नर्स साहब आए और उन्होंने जो है एक इक्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि ई सेल जो होगा वो ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF इंटू log P/R। भाई ये फॉर्मूला ले लो और इससे जो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है वैल्यू निकालेंगे। ई सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और ई नॉट क्या है? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी लेना, 8.314 जूल मोल केल्विन। ठीक है, और टी टेम्परेचर किस में लेना, केल्विन में। और एन आपको मैंने बताया थोड़ा देर पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और ट्रांसफर। अभी मैं इसको छोटा भी करूंगा, फॉर्मूला चिंता मत कीजिए, यहां तक हो गया। एन और पी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें समझाता हूं कि ये होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ए से मैंने बी बनाया, बताओ ए रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। वेरी गुड। यानी कि आपको क्या करना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेना, क्योंकि इस बार मोलारिटी 1 नहीं होगी। अगली बार क्या हो रही थी, मोलारिटी 1 हो रही थी, जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे थे, इनका जो इक्वेशन जो है यूज कर रहे थे। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रहा था, 1 कट जा रहा था, लेकिन अभी समझ में आएगा क्यों 1 से कट जा रहा था। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, तो आप इसका कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बट आपके पास गैस आ जाए, जैसे भी थोड़ा देर पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया था, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गैस इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसको हम लोग सी के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन अभी फिलहाल मैं समझाता हूं कि अगर वैसा केस आ जाए, इन अगर जब गैस के टर्म में हो, तो आप याद रखना, इन केस ऑफ गैस वी यूज द प्रेशर, यानी कि कंसंट्रेशन की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे। मैं यहां लिख भी देता हूं, if gas is used, then we take a pressure term, यहां पे एटीएम लिख देता हूं, in place of concentration। यानी कि अगर ऐसा केस आ जाए, जबकि आएगा ही, वहां पे आपको क्या करना है कि प्रेशर को ही कंसंट्रेशन मान लेना। यहाँ पे हमने जैसे लिखा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन गैस के टर्म में आएगा तो जो उसका प्रेशर दिया रहेगा वही उसको कंसंट्रेशन के टर्म में मान लेना। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई।
अब आपको ये फॉर्मूला इसको याद रखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log P बाय R। मैं यहाँ पे F की जगह पे मैंने छूट गया है तो मैं यहाँ F लिख देता हूँ। F फ्राइडे होता है और फ्राइडे की वैल्यू कितनी लेनी है, अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम लेनी है। ओके ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें जो है नस्ट इक्वेशन, बस आपको ये याद रखना कि नस्ट इक्वेशन क्या हो रहा था कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन जब ये डिफरेंट डिफरेंट हो रहे थे तब हमें क्या कर रहे थे, ये यूज कर रहा था। अब ये टेम्परेचर देखो, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी चलेगा तो 25 डिग्री नहीं होगा, आप लोगों को पता है जब गाड़ी चलती है तो वहां पे क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे ई सेल की वैल्यू अलग आएगी। हो सकता है कि उनका कंसंट्रेशन अलग अलग हो, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, तो वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, यानी कि इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि कब कैसा वर्क करेगा, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन को लगाएंगे। अब ये चीज तो हमको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ से मैं आपको इस फॉर्मूले को छोटा करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला ना तो आपको याद रहेगा, आप भूल जाओगे, तो मैं इसके लिए जो है थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करता हूँ। ई सेल मैं पहले पुराना वाला फॉर्मूला लेता हूँ, इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log P बाई R। इसको आप याद रखने के लिए प्रिया भी कह सकते हो कि P बाई R होता है, कहीं रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट ना कर देना, तो आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो। ओके, अब देखो यहां से ध्यान से सुनिएगा, ई सेल की जो वैल्यू होगी, मैं ई नॉट आपको निकालना सिखा चुका हूं, कैथोड माइनस एनोड। ओके, मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देता हूँ। 2.303 R की वैल्यू फिक्स होगी कि नहीं होगी, 8.314 मैंने जूल है। मैं यहाँ पे ना टेम्परेचर मान रहा हूँ कि मैं जो जितने भी बैटरी आप घर में यूज कर रहे हो ना, क्योंकि हम लोग जनरली बैटरी के लिए ही बात कर रहे हैं, ई सेल किसके लिए बात कर रहे हैं, सेल के लिए, तो जनरली हम कहाँ पे यूज करेंगे, रूम पे। तो रूम पे यूज करेंगे तो हम लोग किसका टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस को क्या लिखेंगे, 298 केल्विन। अच्छा, एन तो एन ही रह जाएगा। एफ की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 9, यहाँ पे मैं पूरा लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो 96485 बोलिए इनटू लॉग, यहाँ पे ना लॉग बेस 10 लेना, अगर जब मैं ना लिखूं तो समझ जाना कि लॉग बेस 10 है, क्योंकि नेचुरल लॉग बेस ln होता है, यहाँ पे 10 बेस है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 और P बाय R, जिसको आप क्रिया भी कह सकते हो। ये थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला हो गया, ये 99% चांसेस है कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इन केस अगर वो टेम्परेचर चेंज कर देता है तो आपके लिए आपको वो पुराना वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा आसानी से, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान भी है इसको यूज करना। ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल 0.059 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 P बाय R। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर आपके पास log बेस 10 टू द पावर n दिया रहे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है, यानी कि log बेस 10 टू द पावर n दिया रहेगा तो n उसकी क्या हो जाएगी, इतना 10 बेस। अब कहोगे सर यार 2 टू द पावर n होता तो नहीं, तब नहीं, ये दोनों बेस सेम होना चाहिए। जनरली आपको जो है बेस सेम ही दिया रहेगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जो है पीरियोडिक टेबल जो है अलग से देना पड़ेगा। ओके, जैसे मेरे पास आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मुझे जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से बनाता हूं। मेरे पास नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, तो बताना चाहेंगे? E cell is equal to हाँ, इक्वल E टू naught of cell ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 minus इंटू upon n n और log बेस 10 ऊपर में क्या आएगा, P by R. P P upon बाय R, जिसको आप क्रिया भी कह सकते हो या कुछ और भी नाम कह सकते हो।
ठीक है, आप लोगों की इच्छा जो है जैसे याद रखना रख सकते हो। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। सबसे पहले आपको देखो ई नॉट सेल निकालना है। अगर मुझे रिडक्शन वाली वैल्यू चाहिए तो मुझे ई नॉट सेल वैल्यू किसकी निकालनी होगी, रिडक्शन वाली। ओके, और देखो यहाँ पे ई नॉट सेल जो है रिडक्शन वाले ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Fe+2 से Fe जा रहा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है -0.045 -0.45 वोल्ट। बोलिए क्या यहाँ ये किन्हीं को कोई दिक्कत है ई नॉट सेल निकालने में? नो ओके, तो यहाँ पे ई नॉट सेल की जगह पे -0.45 वोल्ट आ जाओ। ठीक है, ओके, -0.059 एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2, वेरी गुड, यानी कि हो जाएगा log बेस 10 P/R। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं कि आपको जो है रिएक्शन कैसे जा रहा है, Fe+2 से कहा जा रहा है, Fe जा रहा है। बोलिए, यानी कि जो आपको दिया हुआ है वो कहां से जा रहा है, Fe+ से Fe+, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01। और यहाँ पे याद रखना कि सॉलिड और लिक्विड के केस में कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वी टेक अ कंसंट्रेशन 1। हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कितना ले लेंगे, 1 लेंगे। कंसंट्रेशन इज 1 if solid and liquid are given। जब आपके पास सॉलिड और लिक्विड रहेगा ना तो उसका हम लोग कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां से मेरे पास देखो -0.45 -0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट आपके पास कितना है, सॉलिड है, ये तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, सॉलिड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1। और रिएक्टेंट कितना है, 0.01। वेरी गुड। यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा, पहला है क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर में 100 लिख दूं, यस सर। और इसी चीज को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 4.5 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर। बोलिए, इस यानी कि 100 को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 10 बेस अगर से इस तरह होगा तो यानी कि पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -0.45 और यहां से कितना हो जाएगा 0.59, सॉरी 0 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 0.45 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.059, तो ये कितना हो जाएगा 9, 10, 5, यानी कि कितना हो जाएगा -0.59 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसका निकाले हो, रिडक्शन पोटेंशियल का, क्योंकि हमने जो है रिडक्शन पोटेंशियल माना था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में। आपको मैंने बताया था कि जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से वो जो है जस्ट क्या होता है, अपोजिट। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या आप लोगों को समझ में आया, रिपीट करो। यस सर। ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, मुझे क्या है, नस्ट इक्वेशन लगाना है। क्यों, कैसे पता लगेगा कि नस्ट इक्वेशन लगाना है, तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर तो है, प्रेशर तो जनरली रूम टेम्परेचर, जितने भी अपने एटमॉस्फेयर में काम करते हो तो सभी जगह प्रेशर तो सेम ही रहता है। चेंज जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अगर जो रूम पे कर रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो चेंज क्या हो जाता है, 0.01 मोलारिटी हो जाती है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log 10 बेस P/R। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने कहा कि भाई यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Fe+2 से यहाँ पे जा रहा है, यानी कि कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। हमने कहा कि भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो -0.45, हमने यहाँ पे ई नॉट सेल जो है लिख दिया।
क्योंकि आपके पास दूसरा टर्मिनल ही नहीं है, तो यानी कि जो भी होगा तो इसी का सिर्फ होगा। हमने यहाँ से इतना लिख दिया। ओके, -0.45 और आपको फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला लगा दिया और n यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या गेन हो रहा है, तो हमने n की वैल्यू 2 लिख दिया। फिर आपने कहा कि भाई यहाँ पे मैंने क्या करा कि सेल के रिएक्शन को लिख दिया। आपको मैंने लिखना सिखाया था सेल का रिएक्शन। मैंने जैसे सेल का रिएक्शन लिखना सिखाया, Fe+2 से ये Fe जा रहा है, तो यहाँ पे देखो इसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ से देखें कि Fe+2 का जो हम लोग एक्वस लिखते थे वो बेसिकली कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते थे, और वहां पे अगर 1 मोलर लोगे तो देखो ये 1 आ जाएगा, तो यानी कि कितना वैल्यू आ जाता है 1, तो सीधे सीधे हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे। यहाँ पे जैसे ही हमारे पास आ गया तो हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और इसको सॉल्व किया। पॉइंट को हटाया तो ऊपर में 100 आ गया और ये 10 टू द पावर कितना आ गया 2, और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -0.459। ये वैल्यू थी रिडक्शन पोटेंशियल। हमने कहा भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है साइन में। बोलिए अब समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। सेम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फिर इसके बाद जो अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को मैं 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा, आप लोग भागिएगा नहीं लास्ट में। ओके, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तब तक मैं 1 मिनट बाकी को समय दे रहा हूँ। किन्हीं के मन में अगर जब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या अंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, वरुण समझ में आया? यस सर। ओके, एक बार ना सारे क्वेश्चन को घर पे जरूर बनाना, वापस से अपने मन से ट्राई करना क्लास खत्म होने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। रिवाइज भी करा देता हूँ इसलिए ताकि कि आप लोगों को याद होते रहे धीरे धीरे। चलिए मैं बनाऊं तो बना लो। कैसे लिखोगे अनमोल? भूल गए थे क्या? सर आप बना दो। ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या हो जाएगा बोलिए 0.059 डिवाइडेड बाय n और log p बाय r हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको मैं बता रहा हूं कि आप देखना, मेरे ख्याल से जो कल पेपर होगा उसमें से इसी पार्ट से ही क्वेश्चन मिलेगा। जनरली इस टॉपिक में ना सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं नर्स्ट इक्वेशन से बनते हैं, इसी से जनरली ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा था बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि इसको हैंडल नहीं करने आता बच्चों को। वो कहाँ पे गलती करते हैं, कभी प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिख देते हैं, रिएक्टेंट की जगह ये कर देते हैं, तो यहाँ पे जनरली गलत करते हैं। बाकी कैलकुलेशन में तो बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है गलती कर देते हैं। दूसरा गलती कहाँ करते हैं, ई नॉट सेल निकालने में। अगर जो सिंपल दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि अगर से घुमा के देता है तो बच्चे जो है फंस जाते हैं। चलिए वेरी गुड प्रवीण, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ई नॉट सेल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल में निकालना चाह रहा हूँ, तो ई नॉट सेल रिडक्शन के लिए कितना हो जाएगा, -0.8 वोल्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया -0.8 वोल्ट। ओके ठीक है, अब देखो आपके पास 0.059 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, लॉग p, अब देखो मेरे पास कौन प्रोडक्ट है, मेरे को यहाँ पे इससे पता लगेगा Cr सॉलिड से कहां पे बन रहा है Cr+3 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 मोलर दी हुई है, मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि प्रोडक्ट कौन सा है 0.1, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए कितना लिख देता हूँ 0.1, और आपके पास सॉलिड है तो यानी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग कितना लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ से क्या लिख देता हूँ -0.8 वोल्ट माइनस, अब यहाँ पे 1/10 हो जाएगा 0.59 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1/10। मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को 10 बेस के फॉर्म में चाहिए, तो 0.059 डिवाइडेड बाय 3 log 10 बेस
ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, बोलिए ये Yes, तो हो sir. जाएगा। Yes, तो मैं यहाँ sir. पे कितना लिख सकता हूँ -0.8 वोल्ट माइनस ये -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं 0.059 को ना मैं अप्रोक्स में कितना ले लेता हूँ 0.6 ले लेता हूँ। कहोगे क्यों? क्योंकि कट जाएगा इसलिए ले ले रहा हूँ। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप भी अप्रोक्सीमेट। मैं यहाँ से कटाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02। मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी -0.7 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो है इतना वोल्ट हो जाएगा। और ये कौन सी वैल्यू निकली? ई सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई सेल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यानी कि 0.74 वोल्ट। 0.74. ओके ठीक है। हाँ 7 बिल्कुल आप लोगों ने एग्जैक्ट निकाला होगा, मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला, अप्रोक्सीमेट निकाला है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो। इस बार ना ई नॉट सेल जो है वो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। इस बार एक नहीं दिया हुआ है आपको, 2 सेल की टर्मिनल दी हुई। अगर से किन्हीं को कोई डाउट हो तो मतलब पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। सर इसमें पी और आर कैसे लेनी? हाँ पी और आर, ओके ठीक है। अब यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेल रिएक्शन आपको लिखने सिखाया था सी आर से, ये क्या जा रहा है Cr+3। यहाँ पे n की वैल्यू तो आपको पता लग गया होगा 6 होगा। यहाँ से Yes. दूसरे आपको क्या दिया हुआ है Fe2+ से क्या जा रहा है Fe, और यहाँ पे आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन लिख दो 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और इसको कितने से 3 से, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2Cr। चलो मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले हम लोग जो है फॉर्मूला लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ई नॉट सॉरी ई सेल इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला होगा? ई नॉट ऑफ सेल क्या था? माइनस, बताइए क्या हो जाएगा 0.9 0.05 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n, और log p बाय r हो जाएगा। और ये 10 बेस, log 10 बेस। जनरली हम लोग ये जो log की वैल्यू निकालते हैं log 10 बेस के फॉर्म में निकालते हैं। अगर जब यहाँ पे p बाय q ऐसा आ जाए p बाय r, इसको ना एक जगह और भी याद रखना, p बाय r को ना q के फॉर्म में भी लिखा रहेगा। बेसिकली हमें तो p बाय r के टर्म में ही चाहिए, तो अगर जब q के फॉर्म में भी लिखा रहता है, जैसे इसी सेल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 एंड log बेस 10, और यहाँ पे q, और q की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं p बाय r लिखते हैं। खैर यहाँ पे q क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। q क्या है? रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो वापस हमारे पास वैसे ही सब चीजों का कोई तामझाम हमें है नहीं कि हमें इससे क्या लेना देना, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे हमें p बाय r के फॉर्म में ही आना पड़ेगा। लेकिन इन टर्म आपको जो है अगर जो समझा दे कि इस फॉर्म में है। अब देखो ई नॉट सेल निकालते हैं, मैं यहाँ 2 हाफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? E node of cathode minus E naught of anode. अच्छा, कैथोड को पहचानने के लिए क्या तरीका बताया मैंने? हायर इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो 0.45 में और 0.75 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है कैथोड कौन है? 0.45 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ 0.75 वोल्ट आ जाएगा। बोलिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है। ओके मैं यहाँ पे ई नॉट सेल की जगह पे क्या लिख देता हूँ 3 माइनस
0.059 डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने कहा कि जितना n है यहाँ पे क्या होगा, इसको जो है इस प्रकार से करना, तो यहाँ पे 2 और 3 है तो यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि log बेस 10 में p और क्या लिखे, क्योंकि यहाँ पे अब आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखो, Cr से सॉलिड से कहां जा रहा है, Cr+3, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आपके पास Fe+2 से ये कहां जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe के पास, और यहाँ को मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, 2Cr सॉलिड, जो वैल्यू दी हुई है वो अभी आप लिख सकते हो, अगर जब मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा लास्ट में समय बचाने के लिए, और यहाँ से तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 3Fe, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2Cr+3 प्लस 3Fe। अब देखो Cr की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, Fe+2 कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 0.01 दिया हुआ है, और Cr+3 की कितनी दी हुई है, 0.01 दिया हुआ है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। अच्छा, log p बाय मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ, ताकि कि अगला स्टेप में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, और log बेस 10, प्रोडक्ट में क्या है, Cr और Fe है, जितना Cr+3 है ना, जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको पावर में ले आओ, जो भी पावर है यहाँ पे ले आए, इनटू Fe, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पे Cr से कितना हो जाएगा स्क्वायर, और Fe+2 का क्यूब हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। ओके, अच्छा मैंने कहा कि Fe सॉलिड है और Cr सॉलिड है, तो इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा Cr का, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट Cr+3 और Fe+2 की वैल्यू ले लेता हूँ। 0.3 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 6 log बेस 10, और यहाँ पे Cr+3 का वैल्यू कितना है, 0.01 का होल स्क्वायर, और Fe+3 का कितना है, 0.01 का होल क्यूब है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, E0 सेल 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 इंटू log 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, यहाँ पे पावर कितना है 2, और नीचे में शायद 3 होगा ना, हाँ ऊपर में 2 है और नीचे में कितना है 3 है। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3, ये 1 नहीं कटा नहीं देना बेटा, ऐसा नहीं करना कि 0.1 0.1 है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख के समझाता हूँ, 0.059 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे कितना 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 और 0.01 इंटू 0.01। मैं यहाँ पे इसलिए स्टेप समझाया, वैसे तो मैं अगर जब बेस सेम रहता तो पावर को क्या करते माइनस कर देता अगर जब बेस, लेकिन मैंने आपको इस तरह से समझाया ताकि कि आपको जो है जल्दी समझ में आए। तो यही मैं कह रहा था कि 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 log 1 बाय 0.01 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको अगर कभी सेम पावर दिखे, सेम मतलब जो है चीजें दिखे, तो आप सीधे सीधे माइनस करते तो -1 आ जाता। मैं यहाँ पे इतना स्टेप नहीं करता क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीजें जो है बताया। ओके, 0.059 और 6 ये 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मैं सीधे सीधे लिख दूं, यानी अच्छा चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। यहाँ पे 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, सारे लॉग बेस 10 है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलिए 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2,
मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेता हूँ, 0.3 माइनस 0.6 ले लूं, माइनस कर दूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 0. माइनस को सॉरी एक स्टेप और लिख देता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3 माइनस 0.02 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 और 8 आ जाएगी। यानी कि अब देखो प्रवीण, आप पूछ रहे थे ना क्या सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, देखो पॉजिटिव आई, लेकिन क्या ये सेल एग्जिस्ट करेगा क्या, यानी कि ये सेल जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा इफिशियंट नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास शायद समय नहीं हो, यहाँ पे ध्यान देना, मैं समझा देता हूँ ताकि कि आप इसको घर पे बनाना। यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि मैंने भी जैसे बताया, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको कैथोड मानना, तो यहाँ पे 0.74 को कैथोड मत मानना। क्यों? क्योंकि ये कैसा वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हो तो इसको रिडक्शन में निकालना। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में, याद हो कि जब ये प्लस हो और तब उसकी वैल्यू देखना, इधर साइड चार्ज हो या पावर में +3 या जो भी आयन के फॉर्म में हो, तब जो वैल्यू होगी ज्यादा उसको आप ऑक्सीडेशन मानना और जिसकी वैल्यू कम हो उसको रिडक्शन मानना। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में नहीं तो मैं बता दूंगा अगर जिनको नहीं समझ में आया तो। हाँ बोलिए प्रवीण।